नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन आप देख रहे हैं। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं और कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको वसीयत से जुड़े कानूनी जानकारी देंगे और हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया माधवी जी। अगर आपका भी इस मसले पर कोई सवाल है या आपका कोई शंका है तो आप हमें फ़ोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0120 6127 937, 0120 6127 938। आप इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और किसी भी तरह की कानूनी सहायता हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नवीन पांडे जी के पास। सर, शुरुआत करते हैं अब लीगल हेल्पलाइन की। वसीयत के बारे में हम जानना चाहेंगे पहले कि वसीयत आखिर क्या होती है। जी देखिए, वसीयत की यदि बात करें तो जी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H के तहत वसीयत को परिभाषित किया गया। जी यहाँ पर यह कहा गया है कि वसीयत का अर्थ है वसीयतकर्ता द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में की गई मंशा की कानूनी घोषणा, जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद लागू करना चाहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वसीयत ये कोई भी व्यक्ति बना सकता है जी ना। और जो भी व्यक्ति वसीयत बनाता है उसको वसीयतकर्ता कहते हैं। तो वसीयतकर्ता जब वसीयत बनाता है ना, तो उसके लिए वो वसीयतनामे के तहत या वसीयतनामे के द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में जी उसकी जो मंशा है कि उसके मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का निस्तारण किस प्रकार से किया जाए, या उसका बंटवारा किस तरीके से हो, या उसका उपयोग किस तरीके से किया जाए व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उसके संबंध में ये एक कानूनी घोषणा है जिसको वह व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद लागू करवाना चाह रहा है। जी इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में की गई कानूनी घोषणा माना जा सकता है। जो वसीयत करता है उस वसीयत कर्ता की मृत्यु के बाद, है ना, संपत्ति के ऊपर जो प्रभाव होगा जी उससे सभी संबंधित जानकारी इस वसीयत के अंदर निर्धारित की हुई होती है। जी वसीयत बनाने वाले व्यक्ति को वसीयतकर्ता कहा जाता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जी अब वसीयत बनने के बाद में उसको निष्पादित जो करता है जो व्यक्ति, उसको निष्पादक कहा जाता है। जी निष्पादक वह व्यक्ति या संस्था होती है जो संपत्ति का वितरण करती है जी वसीयतकर्ता के मृत्यु के बाद। हो सकता है उसके लीगल हेयर्स के बीच में उसको वितरित करे, या यदि वसीयतकर्ता की इच्छा है कि मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसी ट्रस्ट को दे दी जाए, तो निष्पादक जो है वो संपत्ति वसीयतकर्ता द्वारा निर्धारित ट्रस्ट को या किसी स्वयंसेवी संस्थान को, या जिस जो भी मंशा रही हो जिसको दर्शाया गया है वसीयत के अंदर, उसको निष्पादक जो है वो संपत्ति सौंप देता है। जी सर, ये तो हो गया कि वसीयत क्या होती है या लीगल टर्म्स में वसीयत किस तरह से परिभाषित की जाती है। तो अब इसमें ये जानना चाहेंगे आगे कि क्या वसीयत कराना ज़रूरी होता है और अगर वसीयत नहीं बनाते हैं तो क्या कुछ होता है। देखिए, वैसे तो वसीयत कराना जो है ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। जी इसको अनिवार्य तौर पर बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान पूरे ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या किसी अन्य उत्तराधिकार से संबंधित अधिनियम के अंदर कहीं भी इसको अनिवार्य तौर पर बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। जी लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है जी और वो अपने पीछे संपत्ति छोड़ जाता है, तो उत्तराधिकारियों के लिए अपना उत्तराधिकार साबित करने
या प्रोबेट कराने के लिए, है ना, जो प्रोबेट कराने की प्रक्रिया है या उत्तराधिकार साबित करने की जो प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है और साथ ही साथ महंगी प्रक्रिया भी हो सकती है। बेशक जो मृतक है जी, उसके परिवार वालों को मृतक की इच्छाओं का पता हो, जी, लेकिन यदि मृतक ने मरने से पहले वसीयत नहीं बनाया है, तो मृतक की इच्छाओं को पूरा करने में परिवार वाले भी असमर्थ हो जाते हैं, या जो उनके जो कोई भी है जो निष्पादित करना चाहते हैं संपत्ति को, वे असमर्थ होते हैं क्योंकि कोई वसीयत तो है नहीं। जी, तो वसीयत बनाने से ये सुनिश्चित हो जाता है कि व्यक्ति की संपत्ति जो है उसके चुने हुए लोगों को मिले, जी, जैसे कि दोस्तों को या परिवार में किसी विशेष व्यक्ति को, या परिवार के विभिन्न लोगों को एक निश्चित अनुपात में, है ना। तो ये जी, सब सुनिश्चित करने के लिए वसीयत यदि बना दी जाए तो बहुत ही सुविधाजनक हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो लोग बच गए हैं परिवार में, उनके बीच में आपसी लड़ाई का जो एक कारण होता है वो समाप्त हो जाता है। वसीयत नहीं होने पर जो कानूनी व्यवस्था, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या फिर धर्म विशेष के लिए जो उत्तराधिकार अधिनियम लागू किए गए हैं, उनके तहत जो है संपत्ति का वितरण होता है, ना कि मृतक की इच्छाओं के अनुसार। तो इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वितरण या निस्तारण उसकी इच्छाओं के अनुरूप हो, तो ऐसी स्थिति में वसीयत कराना उचित है और उसे वसीयत अवश्य कराना चाहिए। जी सर। जी। और अगर इस बात की ये कहा जाए कि किन हालातों में वसीयत की वैधता को चैलेंज किया जा सकता है, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? जी। देखिए, भारत में वसीयत को जो चुनौती दी जाती है, उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे आधार हो सकते हैं। जैसे कि अनुचित प्रभाव डालकर या धोखाधड़ी करके या जबरदस्ती यदि वसीयत बनवाई गई हो किसी व्यक्ति से, जी, तो ऐसी स्थिति में धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती को आधार बनाते हुए वसीयत की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि जो भी व्यक्ति उस वसीयत को चुनौती देता है, उसको साबित करना होगा कि वसीयत को वसीयतकर्ता के ऊपर कोई अनुचित प्रभाव डालकर या धोखाधड़ी से या फिर जबरदस्ती उससे मनवाई गई है। इसके अलावा वसीयतनामा संबंधी इरादे का अभाव, कोई व्यक्ति किसी जैसे कि ऊपर पहले जो मैंने बताया, है जी, ना, कि अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या जबरदस्ती, जी, जब इस प्रकार से अनुचित दबाव में या धोखाधड़ी या जबरदस्ती कोई वसीयत किसी व्यक्ति से लिखवाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि वसीयतकर्ता की वसीयत करने की कोई उसका जो है कोई इरादा नहीं था। तो यदि इरादे के अभाव में वसीयतनामा लिखा जाता है और इस चीज को यदि साबित किया जा सकता है, तो इस स्थिति में भी वसीयतनामे को चुनौती दिया जा सकता है। अ, यदि किसी निष्पादक के विषय में चर्चा नहीं की गई है वसीयत के अंदर, वसीयत तो लिख दी गई, जी, लेकिन मृत्यु के बाद में अ, वसीयतकर्ता की संपत्ति को निष्पादित कौन करेगा, जी, या निष्पादन करने की प्रक्रिया के बारे में कोई जिक्र नहीं है, जी, तो ऐसी स्थिति में भी जो है वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ जालसाजी भी एक कारण हो सकता है। जी, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है किसी व्यक्ति की जाली वसीयतनामा बना लेते हैं जी, और उसके आधार पर उसकी संपत्ति के ऊपर दावा करते हैं। तो यदि ये चीज किसी के भी नजर में आता है कि वसीयतनामे का जो दस्तावेज है वो जाली है या उसके अंदर किसी भी प्रकार की जालसाजी की गई है, तो इस आधार पर भी वसीयत को चुनौती दिया जा सकता है। साथ ही साथ निरस्तीकरण, कई बार क्या होता है कि वसीयतकर्ता जो है
एक वसीयत बनाने के बाद में उसको निरस्त कर देता है जी, और फिर दूसरा वसीयतनामा जो है वो लिख देता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जी, कानून के तहत कोई भी व्यक्ति कितनी बार और कितने वसीयतनामे लिख सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, जब भी संपत्ति का स्वामी चाहे, जी, है ना, जी, एक वसीयतनामा लिखने के बाद में उसको निरस्त करके फिर दूसरा लिख सकता है। दूसरे में भी यदि उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसने गलत निष्पादकों को नियुक्त कर रखा है या किसी प्रकार से उसको ये प्रतीत होता है कि उसकी मंशा को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो दूसरे वसीयतनामे को भी निरस्त कर सकता है और तीसरा वसीयतनामा लिख सकता है। तो इस प्रकार से एक से ज्यादा वसीयत कोई भी व्यक्ति के हो सकते हैं। तो यदि वसीयत को निरस्त करके और उसके बाद में फिर दूसरी वसीयत को यदि लिखा गया है और ये आप साबित कर सकते हैं तारीख के आधार पर, जी, क्योंकि जो सबसे अंतिम वसीयत होता है उसी को वैध माना जाता है और उसी को लागू किया जाता है। तो तारीख के आधार पर यदि ये साबित किया जा सके कि पहले के सारे वसीयत निरस्त किए जा चुके हैं और उन निरस्त वसीयतनामों के तहत यदि कोई व्यक्ति दावा कर रहा है, तो ऐसे निरस्त किए गए वसीयतनामों को भी चुनौती दी जा सकती है। तो ये जी, नवीन, कुछ ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर वसीयत को चुनौती दिया जा सकता है। हाँ, जी साथ ही सर, साथ यदि जी, वसीयतकर्ता जो है वसीयत लिखने के समय यदि वसीयतनामा की क्षमता का अभाव रखता हो, जैसे कि उम्र से संबंधित अभाव, कहने का मतलब 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति वसीयतनामा नहीं बना सकता। जी, तो यदि 18 वर्ष से कम की उम्र में वसीयतनामा लिखा गया है तो उसको भी चुनौती दिया जा सकता है। जी, यदि वसीयत लिखने के समय व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति थी, है ना, वो सही नहीं थी जी, या किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक अक्षमता यदि रही हो, तो उसके आधार पर भी जो है वसीयत को चुनौती दिया जा सकता है। तो साथ ही साथ यदि वसीयत की जो प्रकृति है, वो संदिग्ध यदि पाई जाती है, तो इस आधार पर भी वसीयत को चुनौती दिया जा सकता है। बात कर रहे हैं वसीयत से जुड़े कानूनों के बारे में। हमारे साथ विशेष गेस्ट अधिवक्ता नवीन पांडे जी जुड़े हुए हैं। सर, वसीयत पर हम बात कर रहे थे, अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर कौन वसीयत कर सकता है? क्या इसके लिए किसी तरह की एलिजिबिलिटी भी चाहिए होती है या कोई भी व्यक्ति वसीयत कर सकता है? जी। देखिए, वसीयत करने के लिए एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होती है ना? जी, अ, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के धारा 59 को यदि हम देखें, जी, तो कोई भी व्यक्ति वसीयत बना सकता है यदि वो कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो। जी, उम्र के साथ साथ स्वस्थ दिमाग, है ना, स्वस्थ दिमाग का होना भी आवश्यक है। जी, अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि अपने कार्यों की प्रकृति और परिणामों को पूरी तरह से समझ रहा है ना, और ये समझ रखते हुए यदि कोई व्यक्ति वसीयतनामा बनाता है, तो अ, वसीयत जो है किया जा सकता है। लेकिन जी, यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जैसे बीमारी की वजह से या नशे की हालत में, तो भी वो व्यक्ति वसीयत बना सकता है, बशर्ते कि जिस समय वसीयत लिखी जा रही जी, है ना, उस समय कम से कम जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। जी यदि सर, कोई व्यक्ति परमानेंटली किसी मानसिक रोग का शिकार होने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति द्वारा वसीयतनामा नहीं किया जा सकता है, और यदि वसीयतनामा किया जाता है ऐसे व्यक्ति द्वारा तो उसको चैलेंज कर दिया जाएगा। जी सर, और अगर वसीयत को करने के तरीके के बारे में बात करें तो हम जानना चाहेंगे कि वसीयत को करने का तरीका क्या होता है, क्या प्रोसेस फॉलो होता है और इसकी वैधता को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? जी, देखिए, वसीयत को करने का जो प्रोसेस होता है, जी, इसमें 4 चरण होते हैं, जी, है ना? वसीयत तैयार करने के लिए सबसे पहले
उसका मसौदा तैयार करना होता है। अब मसौदा तैयार करने के लिए यदि व्यक्ति को कानून की सही तरीके से जानकारी है या उस व्यक्ति की संपत्ति में बहुत ज़्यादा दाँव-पेच नहीं है किसी प्रकार के, तो कोई भी व्यक्ति अपनी वसीयत खुद से भी उसका मसौदा तैयार कर सकता है। जी। लेकिन यदि संपत्ति में किसी प्रकार की पेचीदगी है या उसको कई अलग-अलग बेनिफिशियरीज़ को हस्तांतरित होना है व्यक्ति की मृत्यु के बाद में जी। और उसमें बहुत सारी बारीकियां यदि हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सलाह हमेशा दिया जाएगा कि व्यक्ति को किसी अच्छे वकील से सलाह लेनी चाहिए जो संपत्ति संबंधित कानूनों की अच्छी समझ और जानकारी रखता हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वसीयत तैयार करने से पहले ये जी। ध्यान देना आवश्यक है कि जितनी भी पहलुएं हैं, जैसे किन-किन लोगों को संपत्ति हस्तांतरित होनी है, किस प्रकार से होनी है ना? तो जी। इन सब के बारे में सही तरीके से सलाह दे करके और सही प्रकार से एक समझ में आने योग्य मसौदा जो है, तैयार करने में वकील बहुत ही मददगार साबित होता है। तो मसौदा तैयार करना ये पहला चरण होता है। जी। या तो व्यक्ति खुद से कर ले या किसी वकील की मदद से कर ले। इसके बाद जो आवश्यक है, हाँ, मसौदा तैयार करने में ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि वसीयत के अंदर वसीयतकर्ता का पूरा नाम, पता, पहचान संबंधी विवरण, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाएँ। साथ ही साथ अ, ये भी कथन जो है इसको लिखित रूप में घोषित करना आवश्यक है कि अ, ये जो वसीयतनामा है, ये व्यक्ति की अंतिम वसीयत है। इसके बाद अगला स्टेप आता है मसौदा तैयार होने के बाद में कि वसीयत को वसीयतकर्ता हस्ताक्षरित करे और वसीयतकर्ता के अलावे कम से कम 2 गवाह ऐसे हों जिनके हस्ताक्षर भी वसीयतनामे पर लिए जाएँ। अ, दूसरा चरण जब कंप्लीट हो जाता है, तो तीसरा आता है पंजीकरण का। जी। हालाँकि वसीयत के पंजीकरण को लेकर के ऐसा कोई प्रावधान नहीं है रजिस्ट्रेशन एक्ट में जी। कि वसीयत को पंजीकृत कराना आवश्यक है। जी। वसीयत का पंजीकरण हमेशा से वैकल्पिक रखा गया है, लेकिन अ, यदि आप चाहते हैं कि आपके वसीयत को भविष्य में साबित करने में आपके उत्तराधिकारियों को या जो भी बेनिफिशियरीज़ जिन्हें आप नामित कर रहे हैं, जी। उनको कोई असुविधा ना हो, तो ये एडवाइजेबल है कि वसीयत को पंजीकृत करा लिया जाए। पंजीकरण के बाद चौथा चरण जो होता है, वो होता है वसीयत का निष्पादन। अब वसीयत को निष्पादित करने के लिए आपको एक निष्पादक को नियुक्त करना होता है। जो व्यक्ति वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी इच्छाओं के अनुरूप और वसीयतनामे के अनुरूप अदालत में प्रोबेट के लिए आवेदन कर सके और संपत्ति को निष्पादित कर सके। तो ये 4 चरण होते हैं वसीयत करने के और उसको निष्पादित करने के। जी। और अगर सर बात की जाए वसीयतकर्ता की संतानों के अधिकारों की, तो क्या सभी बेटे और बेटी को अधिकार है कि वो अपने पिता की वसीयत को देख सकें या नहीं? देखिए भारतीय कानून के अनुसार जी। वसीयत जो है ये एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार अ, उसकी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति के वितरण के लिए एक कानूनी दस्तावेज है। वसीयत देखने का अधिकार और वसीयत के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार कई सारे कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि वसीयत की प्रकृति, संपत्ति का प्रकार और कानूनी प्रावधान। यदि हम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 को देखें, तो इसके तहत वसीयत की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार उन लोगों को है जो वसीयत के तहत या तो लाभार्थी हो या जिनकी वसीयत में रुचि हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई बेटा या बेटी वसीयत के तहत लाभार्थी है या उनकी उस वसीयत में किसी प्रकार से कोई रुचि है, कोई इंटरेस्ट है, तो उन्हें वसीयत देखने और उसकी प्रति प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है। वसीयत की प्रति प्राप्त करने में आमतौर पर
कुछ चरण यहाँ भी शामिल हैं जिनका पालन करना होता है। जैसे कि वसीयत की प्रति मांगना। वसीयत की प्रति मांगने के लिए बेटा या बेटी वसीयत के जो अभिरक्षक हैं, यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति के पास में उस वसीयत को रखा हुआ है, उनसे संपर्क करना होता है और उनको जो है अभिरक्षक को निवेदन करना होता है कि वसीयत की प्रति उन्हें प्रदान की जाए, है ना। जी। और यदि ये अभिरक्षक जो है प्रति देने से इनकार कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में अदालत का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है और अदालत के आदेशों के माध्यम से जो है वसीयत की प्रति प्राप्त की जा सकती है। अगर तो सुरक्षा की बात की जाए भारतीय सर, जी 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 जी, अगर जी सुरक्षा की बात की जाए सर, तो जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि वसीयत कितनी सुरक्षित होती है और क्या जो एग्जीक्यूटर होता है वो वसीयत के बेनिफिशियरीज को अंजाम देने से रोक सकता है, क्या ये उसके अधिकार में आता है? जी। देखिए, जहां तक वसीयत कितना सुरक्षित है, जी जैसा कि हम शुरू से ये चर्चा करते आ रहे हैं कि वसीयत जो है एक माध्यम होता है, एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी मंशा को उद्घोषित करता है कानूनी तरीके से जी और उस वसीयत के आधार पर ही व्यक्ति की संपत्ति को निष्पादित किया जाता है उसकी मृत्यु के बाद। तो वसीयतनामा जो है हमेशा ही एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी संपत्ति का अपनी इच्छाओं के अनुसार निष्पादन करने के लिए या अपनी इच्छाओं को मृत्यु के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि जिस प्रकार से वह व्यक्ति चाहता है कि उसकी संपत्ति जो है किसको दी जाए, किसको ना दी जाए और किस प्रकार से उसको निष्पादित किया जाए। तो वसीयत जो है एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है आपकी इच्छाओं को आपकी मृत्यु के बाद भी पूरा करने का। जी अब जहां तक निष्पादक का प्रश्न आता है कि क्या वो बेनिफिशियरीज को या बेनिफिशियरीज के पक्ष में संपत्ति को निष्पादित करने से मना कर सकता है। देखिए, यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है जी या कोई बेनिफिशियरी या कोई उत्तराधिकारी जाके किसी भी प्रकार से वसीयत को चुनौती देता है अदालत के समक्ष और अदालत से उस वसीयत के निष्पादन पर स्टे ले आता है या उस पर रोक लगवाता है, तो जब तक अदालत से जो है पूर्ण रूप से एक कंफर्म्ड ऑर्डर नहीं आ जाता कि संपत्ति को निष्पादित किया जा सकता है, जो चैलेंज करने के ग्राउंड्स थे वो उचित नहीं थे, तब तक के लिए यानी कि जब तक स्टे ऑर्डर प्रभावी है तब तक जो है निष्पादक बेनिफिशियरीज को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मना कर सकता है। जी नवीन जी, हालांकि अगर कोई स्टे ना हो तो मना नहीं कर सकता। जी नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नवीन पांडे जी जुड़े थे, अधिवक्ता थे हमारे साथ में इस प्रोग्राम के खास गेस्ट के तौर पर। वो आपको समझा रहे थे वसीयत से जुड़े कानूनों के बारे में। आप भी चाहें तो आप हमारे इस प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं और हमसे किसी भी तरह की शंकाओं का समाधान ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।